हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। और इस चैनल के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के दैट मीन्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, दैट मीन्स इंडियन पॉलिटी, जिसे आप भारतीय राज व्यवस्था भी कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोग एकदम स्ट्रक्चरल वे में पढ़ेंगे, दैट मीन्स कई सारे चैप्टर्स हैं, उनकी डिटेल स्टडी की जाएगी, जो भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी मददगार हो सकती है। क्योंकि डिफरेंट टाइप के एग्जाम हैं भाई, आपका आर ओ भी है, पीसीएस भी है, स्टेट एग्जाम भी है, जितने भी वनडे एग्जाम हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे कि आपके वो सारे पर्पस पूरे हो जाएंगे जो किसी पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास वन बाय वन। जैसे स्ट्रक्चर वे में सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, सेम वैसे ही पढ़ेंगे, एकदम रेगुलर वे में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पॉलिटी। अब पॉलिटी नो डाउट हमें पढ़नी है। पॉलिटी का मतलब ही होता है राज व्यवस्था। लेकिन हम यहाँ किसकी राज व्यवस्था पढ़ने के बारे में, तो दैट मीन्स इंडिया की राज व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, भारतीय राज व्यवस्था के बारे में। अब जब भारतीय राज व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो भारत में या भारत की राज कैसे किया जाता था उसकी व्यवस्था के बारे में हम लोगों को जानना है। और अब राज व्यवस्था नो डाउट शुरुआत में इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको वहां से शुरुआत करनी होगी। और फिर आजादी, और आजादी के बाद कैसे हमने अपनी वो सारी चीजें डेवलप की हैं, कई सारी बॉडीज की हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया है। तो ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। तो ये डिटेल आपको पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसका ओवरव्यू मैंने दिया है, कहाँ से लेकर कहाँ तक हम लोग शुरुआत करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। अब इसी में नो डाउट कि भाई हमारे पास अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कई सारी चीजें आगे चलकर डेवलप होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये देखना होता है, क्योंकि उस टाइम कई सारे एक्ट बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के थ्रू। और वो एक्ट ही कोई ना कोई दैट मीन्स बेसिस का काम करते हैं, दैट मीन्स जिस बेसिस पर हमने अपना संविधान डेवलप किया या संविधान का स्ट्रक्चर निकल कर सामने आता है। तो बहुत ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ बने रहिएगा। ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। अब देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नो डाउट यहाँ पर दो चीजें लिखी हैं, एक कंपनी रूल, कंपनी का शासन, और दूसरा क्राउन रूल लिखा है। अब यहाँ तक बात कैसे पहुंचती है उसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। जैसे सबको पता है कि नो डाउट इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, तो ब्रिटिशर्स जो इंडिया आए थे वो कब आए थे? सन 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, और एक ही पर्पस था उनको, दैट मीन्स एज अ ट्रेडर, व्यापार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनको जो ट्रेडिंग राइट दिया गया था उस टाइम की क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू दिया गया था, एलिजाबेथ वन के थ्रू, कि भाई हाँ ठीक है आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं। इसीलिए ये मर्चेंट्स की कंपनी थी जो ईस्ट इंडीज की तरफ जा रही थी ट्रेड करने, और इसीलिए इसका नाम ही रखा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। अब सब्सिक्वेंट टाइम में 1665 के लगभग, लगभग 1765 के लगभग, 1765 के लगभग कंपनी को ट्रेडिंग फंक्शन करने के लिए दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स मिल गए थे, क्योंकि आप इसके पहले जस्ट बैटल ऑफ बक्सर फिर प्लासी ये पढ़ते हैं। और इस दीवानी राइट्स का मतलब ही होता है कि भाई हाँ आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं जितने भी आपके एरियाज। और ये मेनली तीन एरियाज कौन कौन से थे जो एक लार्ज ट्रेडिंग एरिया कह लीजिए, जहां से अच्छा पैसा बनता था, जहां एक लार्ज स्केल पर दैट मीन्स ट्रेड होता था, बंगाल, बिहार, और तीसरा आपका कौन सा था? उड़ीसा। ये तीन एरियाज थे जिसमें रिचेस्ट प्रोविंस आप जानते ही हैं बंगाल। वहां से कहीं ना कहीं इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और इसको कैसे आगे लेकर चलते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में कई सारी गड़बड़ियां पाई जाती हैं जिसको कंट्रोल या रेगुलेट करना जरूरी था। इसीलिए इस टाइप की चीजें लेकर आई गई, कई सारे एक्ट बनाए गए, कई सारे पॉलिसीज बनाए गए, ताकि रेगुलेशन बढ़ाया जा सके। और इसी दैट मीन्स
सिनेरियो में दो यहाँ पर रूल, जितने भी हम लोग एक्ट पढ़ते हैं वो दो रूल के अंदर पढ़ते हैं, एक कंपनी रूल और एक क्राउन रूल। तो ये था एक ओवर स्ट्रक्चर आपका। अब इन्हीं चीजों को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सुनिए, देखिए, सबसे पहले नाम से पता चल रहा है जो एक्ट लाया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया होगा? टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। ये ऐसा नहीं है कि भारतीयों को रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया था वैसे वैसे कहीं ना कहीं कंपनी का लालच बढ़ता गया था। तो जो फायदा कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को होना चाहिए था उसका वो फायदा उन तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसीलिए कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी था और इसीलिए इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लाया सबसे पहले 1773 का। अब यहां से हमको शुरुआत करनी है, जो भी काम की चीज है वो हम लोग फटाफट पढ़ते चलेंगे। तो देखिए, जब आप रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो कहा जाता है इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि अभी एक दो चीजें इसमें डेवलप भी होती हैं और कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कंपनी के ऊपर पकड़ बनाने की शुरुआत की गई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी। क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि हाँ भाई, अब किसी चीज को रेगुलेट करने जा रहे हैं, इसीलिए कहा गया इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। दैट मीन्स ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक्ट था। क्यों महत्वपूर्ण एक्ट था? इसमें ये जो तीन पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये इसमें इंपॉर्टेंस इसको देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा पहली बार किया गया था, फर्स्ट टाइम किया गया था। क्या फर्स्ट टाइम किया गया? पहली चीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी दैट मीन्स कार्य थे उनको नियंत्रित और रेगुलेट करने की दैट मीन्स शुरुआत की जा रही थी इस एक्ट के तहत, ताकि कंपनी जो मनमानी कर रही है उसके ऊपर कंट्रोल लगाया जा सके और हिसाब किताब कंपनी का बनाया जा सके। तो पहली बार तो इन्होंने इसको नियंत्रित करने को सोचा। दूसरा, पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी रिकॉग्नाइज किया गया। भाई देखिए, अगर आप किसी को कंट्रोल या रेगुलेट करना चाहते हैं तो पहले तो यही पता रहे कि वो किस टाइप का काम कर रहा है। अब भाई इंडिया में आप नो डाउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अगर किसी के काम को रेगुलेट करना है तो एक रेगुलेटिंग बॉडी होगी नो डाउट, और वो तभी आप बॉडी बना सकते हैं जब आपको इनके कार्य पता हो। तो कंपनी के पॉलिटिकल कौन कौन से राजनीतिक कार्य थे और कौन कौन से प्रशासनिक कार्य थे, इनके बारे में पहचाना गया पहली बार। और तीसरा, कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर रूल, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं मनमानी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं केंद्रीय शासन जिसे कहते हैं, तो केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था की गई या नींव रखी गई ताकि कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल या रेगुलेट किया जाए, जिसकी सूचना किसको होनी चाहिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट को होनी चाहिए। अब अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें कई सारे फीचर्स पाए जाते हैं इस एक्ट के तहत 1773 में। तो देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे नो डाउट कई सारे इनके प्रोविंस थे, कई सारे प्रांत थे और वहां पर ही अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठाते थे। हर एरिया का जो रिप्रेजेंटेटिव उसको गवर्नर बोलते थे। तो बंगाल से इन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि बंगाल एक दैट मीन्स रिचेस्ट प्रोविंस है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने सोचा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसका नाम या उसका डेजिग्नेशन चेंज करके क्या बनाया जाए, उसका डेजिग्नेशन चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रखा जाए। और पहला जो गवर्नर जनरल, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, क्योंकि उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बना था नो डाउट वॉरेन हेस्टिंग ही था। वॉरेन हेस्टिंग था। और क्योंकि इस एक्ट के तहत उसका पद का नाम चेंज किया गया, तो चाहे आप लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बोल लीजिए, चाहे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल लीजिए, वो एक ही नाम आएगा। दैट मीन्स वो कौन आएगा? वॉरेन हेस्टिंग। तो वही मैंने कहा कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बोल लीजिए, चाहे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलिए, वो कौन आएगा? दैट मीन्स वॉरेन हेस्टिंग आएगा। और उसको सपोर्ट करने के लिए जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी बॉडी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। और एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का मतलब ही होता है कार्यकारी परिषद। तो उसकी कार्यकारी परिषद में चार लोगों को ऐड किया गया। अब वो चार अगर नाम आपको जानने हो दैट मीन्स, तो वो चार नाम, एक तो फ्रांसिस था, दूसरा बोरवेल, तीसरा क्लेवरिंग और चौथा मानसर। तो ये चार लोगों को
इसमें ऐड किया जाता है ताकि कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ साथ देखिए, अब आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अब आपके पास अलग अलग प्रोविंस है भाई। ठीक है। अभी तक सबका पद गवर्नर गवर्नर है, तो भाई जाहिर सी बात है सब अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपने एक को गवर्नर जनरल बना दिया तो जाहिर सी बात है जितने भी अदर है वो किसके अंडर काम करेंगे, इस गवर्नर जनरल के अंडर काम करेंगे। और यही चीज यहाँ पर देखने को मिलती है कि जो बॉम्बे और जो मद्रास के गवर्नर हैं उनको किसके अंडर ले आए, दैट मीन्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर ले आए। कहीं ना कहीं आप उसका ऑर्डर फॉलो करेंगे जो आपके ऊपर बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पर यह किया गया था कि इस एक्ट के अनुसार, क्योंकि बहुत सारे मामले होते थे जो कंपनी के आते थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई पहला सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के तहत आया। तो ये 1773 के तहत आया था, एक्ट के 1774 में। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कहाँ की गई थी? इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी कलकत्ता में, जिसमें पहले एक चीफ जस्टिस होता था और 3 अदर जजेस होते थे। जैसे अभी प्रेजेंट की बात करें कि भाई एक चीफ जस्टिस होता है, 33 अदर जजेस होते हैं, सेम वही चीज थी। इसके साथ साथ इसमें देखिए, क्योंकि कंपनी मनमाने तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि आप इशू पढ़ते भी हैं कि भाई जो ट्रेडिंग राइट्स मिला था वो कंपनी को मिला था, लेकिन उसका फायदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में अदर लोग उठा रहे थे। तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि जो फायदा है वो कंपनी के हिस्से में जा रहा है कि जो मर्चेंट्स हैं वो फायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए साफ साफ मना किया गया कि कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा। इवन कोई भी ब्राइब या प्रेजेंट्स या गिफ्ट या घूस लेते हुआ पाया गया तो उसके ऊपर केस चलाया जाएगा। तो साफ साफ मना कर दिया गया था कि इस टाइप की कोई भी एक्टिविटीज ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। इसके साथ साथ अब देखिए, जैसा मैंने कहा था, अगर आप किसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई बॉडी होनी चाहिए। तो इन्होंने कंपनी के ऊपर कंट्रोल बढ़ाने के लिए, ताकि कंपनी के ऊपर कंट्रोल बढ़ाया जा सके, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। भैया किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी? इसको आप कहते हैं निदेशक मंडल। निदेशक मंडल। इन्होंने कहा कि जो भी कंपनी काम कर रही है, अब कंपनी के कई सारे काम है भाई। रेवेन्यू कलेक्ट करना काम है, दूसरा सिविल काम है, तीसरा मिलिट्री सैन्य कार्य है। इन सारे कामों की जो सूचना होगी आप किसको देंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को देंगे, ताकि टाइम टू टाइम ये तो पता चल पाए कि आप कौन कौन से काम कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट होता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अब कंपनी एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी की तरह काम करे। तो ये तीन चार बातें हैं जो इस एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये वाला है, दैट मीन्स एक तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश होना, और दूसरा जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है 1781 का एक्ट। देखिए इसको अमेंडिंग कहते हैं। अमेंडिंग का मतलब होता है संशोधन। अब इसमें कुछ बातें हैं वो मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। दैट मीन्स कुछ कमियां रह गई थी 1773, क्योंकि पहली बार एक्ट लाया गया था। जाहिर सी बात है चीजों को करते करते आप सुधार करते हैं, वही चीज इनको इनके लिए भी थी। और वो सुधार की क्या चीजें थी? इस एक्ट के तहत इन्होंने ये कहा कि जो गवर्नर जनरल होता है और काउंसिल, बोथ गवर्नर जनरल एज वेल एज काउंसिल आर एग्जेम्प्टेड, बाहर रहेंगे। किससे एग्जेम्प्ट रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट की जो भी एक्टिविटी होती है, दैट मीन्स इनके किए गए काम वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आएंगे। भाई अगर इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो फिर अगेन इनको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करना पड़ेगा तो फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर दबाव बना पाएंगे? तो सीधी सी बात कहा जाए कि जो सर्वेंट्स ऑफ, मतलब जो गवर्नर जनरल है और जो कंपनी है, उसको सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखेगा कि उनके ऊपर कोई केस या अदर चीजें नहीं चले। इसके साथ साथ कंपनी का जो भी रेवेन्यू मैटर है और रेवेन्यू मैटर के कलेक्शन से रिलेटेड मैटर है, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से भी बाहर रहेंगे। अब देखिए, अपना प्रॉफिट बस होना चाहिए, पैसे वाला। हाँ ठीक है, कहीं पॉलिटिकल वर्क हो रहा है, कहीं कंपनी कंट्रोल करना चाह रही है तो उस पर कंट्रोल करिए। रेवेन्यू वाली चीजें सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखी गई थी। ये दैट मीन्स इनका एक पूरा ओवरव्यू दिया जाता है ब्रिटिशर्स का, कि कैसे वो रेगुलेट भी करना चाह रहे थे
और कैसे वो सारी चीजों को कंट्रोल में करना चाह रहे हैं। दूसरा सबसे काम की चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस कौन से जाएंगे, तो इन्होंने कहा वो केसेस जाएंगे जो बंगाल प्रोविंस दैट मीन्स कलकत्ता के लोगों का है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एरिया के केस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो जो जुरिस्डिक्शन पावर थी वो कलकत्ता तक लिमिटेड थी, वो सारी चीजें इस एक्ट के तहत किया गया था, तो इसीलिए इसको अमेंडिंग एक्ट बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे एक्ट के तहत। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें जो कि 1784 में आता है। अब इसमें दो चार चीजें की गई थी जो आपके काम की बातें हैं। काम की बात करें, देखिए कैसे कैसे आप धीरे धीरे करके कंट्रोल आगे बढ़ा रहे हैं। कंट्रोल कैसे बढ़ाया जाएगा, जैसे इसके पहले वाले एक्ट में पढ़ा था कि हमने, हाँ भाई, सबसे पहले कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया, केवल पहचान दी कि हाँ भाई कंपनी कौन कौन से काम कर रही है। लेकिन अगर आप कंपनी के चीजों को नियंत्रित करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी के काम को बांट कर उसके ऊपर एक रेगुलेटिंग बॉडी स्टैब्लिश की जानी चाहिए। जैसे पहले वाले एक्ट में हुआ था कि आपने कहा कंपनी जितने भी काम करेगी उसकी सूचना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगी। उसी चीज को यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा। पहला, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का कंपनी के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण बढ़ेगा। और इसी नियंत्रण को बढ़ाने के लिए इन्होंने सबसे पहले कंपनी के दो कामों को अलग अलग बांटा। एक कंपनी का डिसाइड कर दिया कि ये आपके कौन कौन से कॉमर्शियल फंक्शन है, और दूसरा कौन कौन से पॉलिटिकल फंक्शन है। पॉलिटिकल बोला जाए तो राजनीतिक कार्य, और कॉमर्शियल बोला जाए तो वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। अब देखिए, अलग अलग करने का सीधा सा मतलब है, आपके पास पहले एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जिसको सभी कामों की सूचना दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ होगा। और वो चेंज क्या होगा, जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सी से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले ही थे, तो इन्होंने कहा एक काम करिए, अपने जितने भी कॉमर्शियल फंक्शन की जानकारी है वो आप किसको देंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को देंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सीधा सा मतलब है निदेशक मंडल। लेकिन यहाँ पर एक नया फंक्शन निकल के आया जिसे आप कहते हैं पॉलिटिकल फंक्शन। अब नए फंक्शन के लिए नई बॉडी होनी चाहिए, और यहाँ पर गठन किया जाएगा किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जिसे आप कहते हैं नियंत्रक मंडल। तो आप खुद दे सकते हैं कि कैसे कंपनी के काम के ऊपर कंट्रोल बढ़ाया जाए। तो पहले बार में केवल आपने फंक्शन पहचाने, दूसरी बार में उन फंक्शंस को डिवाइड करके आपने रेगुलेट करने वाली बॉडी बना दी कि भैया कॉमर्शियल काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, पॉलिटिकल फंक्शंस कौन देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वही दो बातें यहाँ पर लिखी गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि आगे कौन कौन सी चीजें की गई। आगे ये कहा जाता है कि ये जो एक्ट है ये क्यों इतना सिग्निफिकेंस है, क्यों हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट रखता है, क्यों इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण रखता है। उसका दो रीजन है। पहली बात, अभी तक ये कहा जा रहा था कंपनी कंपनी के हिसाब से कि भैया हम रूल करते हैं तो ये जमीन हमारी है। लेकिन पहली बार कंपनी के जितने भी एरिया होते थे या जितने भी टेरिटोरियल एरिया थे, वो पहली बार बताया गया ब्रिटिश पोजेशन के अंदर है कि भैया कंपनी मालिक नहीं है, मालिक कौन है, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो वहां से कंट्रोल कर रहा है। तो एक तो ये है, कहीं ना कहीं आप किसको सप्रेस करना चाह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट आया यहाँ पर नाम, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम कंट्रोल होगा। और वो सुप्रीम कंट्रोल किस पे होगा, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे, बोले तो प्रशासन पे। कंपनी किस टाइप की एक्टिविटी कर रही है उसको कंट्रोल करने का अधिकार सीधे किसको रिकॉग्नाइज किया, वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने किया कि भाई जो हम कह रहे हैं वैसा कंपनी कर रही है, मनमाना कोई चीज नहीं हो रहा है, या कंपनी के पास सारे पावर नहीं है कि वो जो चाहेगी वो करेगी। तो इस टाइप की सारी चीजों को यहाँ पर रखा गया। अब अगर आगे बढ़ा जाए कि इस एक्ट के बाद क्या होता है, तो इसके बाद एक एक्ट आता है 1793 का, 1793। अब इस एक्ट की बात करें तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, सीधे एक सिंगल सी लाइन आ जाती है वो आपके लिए काम की होती है। अब 1793 में क्या किया गया, दैट मीन्स उस टाइम लॉर्ड कॉर्नवालिस आ जाता है 1793 में। कौन आ जाता है, नाम याद रखिएगा, जहां जहां गवर्नर जनरल एंड ऑल आते जा रहे हैं। तो जो पावर थी वो पावर किसको सौंप दी गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंप दी गई।
जितने भी गवर्नर जनरल्स और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज हैं, दैट मीन्स उनके ऊपर ये क्या कर सकता था, कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता था। इसके साथ साथ जो मेन गवर्नर जनरल जैसा बनाया गया था, उसको ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दी गई, मोर पावर्स दिया गया, ताकि जो आपके सब ऑर्डिनेट्स दैट मीन्स जैसे बॉम्बे और मद्रास था, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। तो ये एक तरीका था कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने का। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज आती है वो ये आती है कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है, दैट मीन्स कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है, व्यापार में एकाधिकार है, इस एक्ट के तहत 20 साल के लिए बढ़ा दी जाती है कि भाई ठीक है, जो लाइसेंस है आप 20 साल तक और कंट्रोल कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक सबसे काम की चीज यहाँ पर ये की जाती है, वो जो आपके सामने लिखा हुआ है कि एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि जो निदेशक मंडल का जो भी खर्चा है ऑफिस का, वो खर्चा भाई कौन उठाएगा, वो भारतीय राजकोष से जाएगा, दैट मीन्स इंडियन ट्रेजरी से जाएगा। उसका खर्चा पूरा भारतीय राजकोष पर पड़ेगा। मतलब आप कमा यहाँ रहे और यहाँ से कमाकर अपनी जरूरत को आप पूरा कर रहे हैं, जो जैसा कि शुरुआत से करते आए थे। और ये सिस्टम कब तक चला है, 1919 तक चला है। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल, जैसा आपने कहा कि भैया इनको मोर पावर कंट्रोल दे दिया गया था, तो ये अपने ही काउंसिल की क्या कर सकता था, अवहेलना कर सकता था, डिसरिगार्ड कर सकता था, जब चाहे बनाए जब चाहे हटाए, ये सब सारी चीजें कर दी गई थी। और जो कमांडर इन चीफ होता था, वो गवर्नर जनरल काउंसिल का हिस्सा नहीं होगा। ये दो चार चीजें यहाँ पर की गई थी, जो कि 1793 को एक्ट को एक ये बताता है कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स अपने पावर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। किसके ऊपर बढ़ा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बढ़ा रहे थे। तो ये 1793 का एक्ट था। ऐसे ही वन बाय वन सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आता है, और कंपनी के लाइसेंस को कितने साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद अगला जो चार्टर एक्ट आता है 1813 का, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। वो क्यों होता है, अब इसको समझिएगा। देखिए, अब यहाँ पर आपने कंपनी की मोनोपोली 20 साल के लिए बढ़ाई थी, नो डाउट कंपनी बढ़िया पैसा भी कमा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कंपनी के ऊपर अधिकार बनाना है, तो कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को खत्म करना पड़ेगा। तो इस एक्ट के तहत जो कंपनी में की ट्रेड मोनोपोली थी, कंपनी की ट्रेड मोनोपोली बोला जाए तो व्यापार में एकाधिकार, उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन अचानक सारे व्यापार में एकाधिकार खत्म कर दिया जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्ट ऑफ द चीजें इंडिया में रेगुलेट कर रही थी, और दूसरी कोई बॉडी भी नहीं जिससे वहां पर बैठ कर रेगुलेट कराया जा सके। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है वो चीजें अभी आप रखिए। डेट में सारी चीजें नहीं खत्म की गई, और वो चीजें कौन सी थी, चाय और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी की सारी चीजों को या सारी एक्टिविटीज को बंद किया गया। और इसीलिए कहा जाता है जो सोवरेनिटी थी, सोवरेनिटी दैट मीन संप्रभुता, वो संप्रभुता किसको सौंप दी गई, वो संप्रभुता सीधे सौंप दी गई ब्रिटिश क्राउन को, कहीं ना कहीं कि अब अधिकार ब्रिटेन की गवर्नमेंट का है ऊपर। इसके साथ साथ इस एक्ट या इस प्रावधान के तहत इंडिया में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए ये ऐसा समझा जाता था कि कंपनी की भाई नैतिक जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं $1 लाख खर्च कराए गए या कंपनी से लिए गए, कि भैया आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि अगर यहाँ रूल कर रहे हैं, यहाँ कमाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन शिक्षा को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए $1 लाख रुपए का अतिरिक्त दबाव डाला है। इसके साथ साथ देखिए, कहीं पर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो लोगों को अपनी तरफ मिलाना जरूरी होता है। और सबसे अच्छा विस्तार करने का तरीका है, ठीक है, जैसे ऊपर आपने देखा एजुकेशन भाई खर्च करेंगे तो भारत के लोग आपकी बात आसानी से मानेंगे। इसके साथ साथ धर्म का प्रचार एक अच्छा ऑप्शन होता है, और इसीलिए इन लोगों ने ईसाई धर्म का प्रचार शुरू किया। ईसाई धर्म का प्रचार प्रचार प्रसार शुरू किया, दैट मीन्स लोगों को पढ़ाने के लिए ये ईसाई धर्म और कॉलेज और इंस्टीट्यूट में
इस टाइप की चीजों का प्रचार प्रसार करते थे। सीधे से कहा जाए, इन्होंने बढ़ावा किसको देना शुरू किया? वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देना शुरू किया, ताकि उन तक अपनी बात पहुंचाना आसान हो जाए, लोग उनमें घुल मिल जाए। तो 1813 में ये दो चार चीजें काम की होती हैं जो आपके लिए जरूरी होती है। लेकिन एक चीज इसमें और होती है, 1813 के तहत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि लोकल जो भी गवर्नमेंट थी, उनको इन्होंने अथोराइज किया, अथोराइज द लोकल गवर्नमेंट। किस चीज के लिए अथोराइज किया? कि आप लोगों पर क्या लगा सकते हैं? टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है। और जो टैक्स नहीं देगा तो भाई जाहिर सी बात है, जो ब्रिटिशर्स का काम शुरुआत से रहा है कि उनको दंड दे दिया जाए। तो लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पर उन्होंने एक और अथोराइजेशन दिया, एक और पावर दी कि लोकल पीपल पर वो क्या लगा सकते हैं? टैक्स लगा सकते हैं, कर वसूल कर सकते हैं। और जो टैक्स नहीं देगा उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, या दैट मीन्स पनिशमेंट दिया जाएगा। ये 1813 का डेवलपमेंट रहा है। दो चार काम की बात यह है कि ईसाई धर्म का प्रचार पहला, एजुकेशन के लिए $1 लाख अतिरिक्त दबाव, और तीसरा कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई। लेकिन सभी चीजों में नहीं खत्म की गई, दो चीजों को छोड़कर, चाय और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्टर एक्ट के तहत, जो कि 1833 का एक्ट है। अब देखिए, इसको कहा जाता है कैसे कैसे कंपनी के ऊपर दबाव बनाने के लिए चीजों को अ, आगे कंटिन्यू किया गया। अब इसमें देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया? सबसे जो पहला पॉइंट आता है, अभी तक नो डाउट गवर्नर जनरल आपका चल रहा था कि हाँ भाई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। अब नाम से ये पता चल रहा है कि बंगाल एक पर्टिकुलर एरिया तक है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने किया क्या? गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज किया डेजिग्नेशन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, एक वर्ड से ये पूरा चेंज हो गया कि अब ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, ये पूरा सीमित कहाँ तक है? भारत तक सीमित है। और इसके पास पूरे इंडिया के सिविल एज वेल एज मिलिट्री पावर होंगे, सैन्य शक्तियां होंगी। इतनी ज्यादा ताकत किसके पास आ गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। दैट मीन्स एक वर्ड से आपने पूरा, नो डाउट ब्रिटिश पोजेशन दिखाया था। इसके पहले वाले हमने एक्ट में पढ़ा कि भाई नो डाउट की ब्रिटिश पोजेशन जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी का दायरा है वहां तक ब्रिटेन का पावर है। लेकिन इन्होंने एक वर्ड चेंज करते ही, जो अभी तक बंगाल का केवल गवर्नर जनरल कहला रहा था, वो इंडिया का बन गया। और इंडिया का मतलब है अब सारी पावर जो पहले से थी, लेकिन एक दैट मीन्स चिन्हात्मक रूप में, सिंबॉलिक वे में, अब वो पूरा इंडिया को कंट्रोल कर रही है। इसके साथ साथ कंपनी के जितने भी अधिकार थे, अभी आपने ट्रेडिंग अधिकार खत्म किए थे, अब उसमें आपने दो चीजें छोड़ दी थी भाई, टी और चाइना के साथ। इन सारी चीजों को पूरी तरीके से खत्म किया गया। अब सीधे कहा जाए, कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। अब कंपनी केवल क्या करेगी? अब कंपनी को प्रशासनिक कार्यों को जिम्मेदार बना दिया गया। केवल आप भैया प्रशासन संभालिए, बाकी सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। तो प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाकी सारे कार्य कौन देखेगा? बाकी सारे कार्य देखेंगे आपके, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स, डायरेक्ट ब्रिटेन की गवर्नमेंट। तो ये थोड़ा सा एक यूनिक चीज की गई कि आपके ट्रेडिंग राइट्स को खत्म किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर एक काम की चीज एक और की जाती है। वो काम की चीज क्या होती है, जो आपको दिखेगा कि भारत में ब्रिटिश जो भी नागरिक थे, वो यहाँ पर सेटल हो सकते थे, आ जा सकते थे। और इसके साथ साथ इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि भाई, खेती के लिए, इवन कृषि के लिए जमीन खरीदने का अधिकार दिया गया था। दैट मीन्स जमीन खरीद कर कृषि भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था कि लोगों को यहाँ पर बसाया जाए, अपनी पावर्स बढ़ाई जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर सेगमेंट होता है कि एक तो कंपनी के अधिकारों को पूरी तरीके से किया गया, और अपने लोगों को यहाँ पर भेज कर कहीं ना कहीं उनको खेती और जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया जाए, जिससे दबाव बन पाए यहाँ के लोगों पर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या की जाती है कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज, जिसको पहले से इन्होंने सब ऑर्डिनेट बना के रखा है, अपने अंदर बना के रखा है, इवन आपके एडमिनिस्ट्रेशन और कानून बनाने की प्रक्रिया में भी किसके अंदर ले आए? गवर्नर जनरल के अंडर ले आए। मतलब जो गवर्नर जनरल, वही आपसे या वही आपको किया जाए। ठीक है।
तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पर। अब अगर आगे देखा जाए इसके बाद, अब इसके बाद अगर देखा जाए तो ठीक है कि आपने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अंदर ले आए, और गवर्नर जनरल काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। और इसी में ये भी आप आगे पढ़ेंगे भी, लॉर्ड मेकाले जो कि एक कानून के ज्ञाता कहे जाते हैं, एज अ फोर्थ मेंबर इनको नियुक्ति दी गई कि आप इसके मेंबर बनाए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, आर्टिकल 87 जो कि चार्टर एक्ट के अंदर आता है, किसी भी भारतीय को रेस, कास्ट और रिलीजन के तहत किसी भी पद से मना नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स अगर वो एलिजिबल है तो आप किसी भी पद को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काम की चीज है। और एक काम की चीज यहाँ पर भी आती है, लॉ कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया था यहीं पर, क्योंकि मैकाले कमेटी बनाई गई थी तो लॉ कमीशन आया था, जिसे आप कहते हैं विधि आयोग। तो विधि आयोग की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। इसके साथ साथ तो ये आपके लिए 1833 का एक्ट होता है। अब अगर बात करें आगे, चार्टर एक्ट 1853। अब देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बढ़ता जा रहा है कि कैसे कंपनी के ऊपर और कंट्रोल बढ़ाया जाएगा। अब आपने सिविल काम बांट दिए, मिलिट्री काम बांट दिए, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सारे काम देख देख लिए, और कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को भी आपने खत्म कर दिया। लेकिन अभी तक ये सारा अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल को था, अब या गवर्नर जनरल परिषद को। अब यहाँ पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए सबसे पहले इन्होंने गवर्नर जनरल की काउंसिल को दो पार्ट में बांटा। एक लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी फंक्शन, क्योंकि लॉ कमीशन बना ही था। वो लॉ कमीशन भले लॉ के लिए काम है, लेजिस्लेटिव का मतलब है जैसे आपकी संसद होती है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है विधायी का। और जो कानून को लागू करता है उसे आप क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव, जिसे आप कहते हैं कार्यकारी। तो अब यहाँ पर गवर्नर जनरल के काउंसिल को दो चीजों बांटा, एक भाई कानून बनाओ और दूसरा उस कानून को लागू करो। और जब जाहिर सी बात है आप कानून बनाने के लिए लोगों की डिमांड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नए लोगों की जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि भारतीयों की डिमांड लगातार चल रही थी कि जब आप कानून भारतीयों पर बना रहे हैं लागू करके, तो कहीं ना कहीं भारतीयों को भी जगह मिलनी चाहिए। भारतीयों को क्या मिलनी चाहिए, जगह मिलनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने जो काउंसिल बनाई थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी, उसमें 6 नए मेंबर्स को ऐड किए थे। और क्योंकि यहाँ पर इंडियंस को ऐड किया गया था, इसीलिए इसको आप इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसी को आप क्या कहते हैं, भारतीय विधायी परिषद भी कहते हैं, भारतीय विधायी परिषद। तो इस चीज को समझिएगा कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको दो पार्ट में उसके फंक्शन के तौर पर बांटा गया, कि भाई एक कानून बनाएगा, एक उस कानून को लागू करेगा। तो जो कानून बनाता है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब ही होता है लॉ मेकिंग बॉडी, और जो उसे लागू करता है उसे आप क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, टू एग्जीक्यूट, कार्यकारी। और क्योंकि कानून बनाने में कहीं ना कहीं लोगों की जरूरत थी, इन्होंने 6 नए मेंबर्स को ऐड किए, और इसमें कुछ भारतीय थे, इसीलिए इसे भारतीय विधायी परिषद भी कहते हैं। और इसी एक्ट के तहत राइट टू अपॉइंट सिविल सर्वेंट, जो प्रशासनिक अधिकारों की नियुक्ति का अधिकार पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को था, उससे छीन लिया गया। और उनकी संख्या जब काम नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है उनकी संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई। ये सबसे पहली बार किया गया था, ये काम की चीज थी, और इसीलिए कहा जाता है इंडिया में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश किया गया था। ये चीज याद रखिएगा, आपसे ये पूछा भी जाता है भारत में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना सबसे पहली बार कब हुई, तो भारत में विधायी परिषद की स्थापना सबसे पहले 1853 एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, अब अगर आगे देखें इसके तहत, देखिए अब इस पॉइंट को यहां पर समझिएगा, ये नो डाउट हम लोग 1853 का एक्ट पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर जो ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट है, ये है क्या। तो एक्चुअली यहां पर 1833 के एक्ट में ही इन्होंने सोचा था कि प्रशासनिक अधिकारों के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम कराया जाए, क्योंकि आपने इसके पहले वाले एक्ट में पढ़ा भी था
कि कास्ट की जेंडर और रंग के आधार पर भारतीयों के साथ मतभेद नहीं होगा। तो क्योंकि लगातार डिमांड भी उठ रही थी कि कहीं ना कहीं भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया हो जाए, प्रशासनिक क्षेत्र हो जाए, उनको नियुक्ति दी जाए, तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं भारतीयों को भी एग्जाम या प्रशासनिक सेवा में नौकरी नौकरी करने का अधिकार दिया जाए। उनका भी एक ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि ये ऐसे प्रशासनिक व्यक्ति तैयार करना चाहते थे जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के हिसाब से ट्रेंड हो, क्योंकि जब आपके अपने लोग रहेंगे तो इंडियंस को मनाना या इंडियंस के ऊपर कानून लागू करना आसान हो जाएगा। तो इसमें एक लाइन भी कही जाती है कि जो दिमाग से तो ब्रिटिशर्स हो पर दिल से इंडियन हो, और दिमाग से ब्रिटिशर्स हैं तो जो उनकी बात होगी उसे ये वो यहाँ पर लागू करेंगे। इसीलिए यहाँ पर 1833 में जो ओपन कंपटीशन सिस्टम की बात की गई थी, वो केवल पेपर तक सीमित रह गई थी, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। लेकिन फाइनली 1853 में आके इसे आप कहते हैं खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत। खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत फाइनली यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और इसी के लिए मैकाले कमेटी बनाई गई थी। दैट मीन्स भारतीयों को भी जगह मिल पाए और ऐसे लोग तैयार कर पाए जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज को आसानी से यहाँ पर लागू कर पाए। और पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन की इसी एक्ट के तहत शुरुआत की गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ही था कि इसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, तो वो इसीलिए बोला गया क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय इसमें आए थे भारतीयों के लिए कानून बनाने। तो ये जितने भी हमने चीजें पढ़ी हैं ये सब आपका कंपनी रूल के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद 1858 से, क्योंकि बीच में एक रिवॉल्ट होगा, और उसके बाद से कहीं ना कहीं सारी चीजें डायरेक्ट क्राउन के पास शिफ्ट हो जाएंगी, तो वो हमारे लिए क्राउन रूल हो जाएगा। तो ऐसे ही हम सारी चीजों को सिस्टमेटिक मैनर में कवर करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए